तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग एकदम डिटेल से इसका 3 एग्जाम्पल देखे हुए थे और इसका डिफिनीशन क्या होता है वो देखे हुए थे। 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो हम बतलाए हुए थे कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है डिफ्यूज़न, ठीक है। और डिफ्यूज़न क्या होता है, तो किसी भी सॉल्यूट मोलिक्यूल्स का, चाहे वो सॉलिड मोलिक्यूल मतलब गैस हो या सॉलिड मोलिक्यूल हो, उनका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द ट्रांसफ़र ऑफ मोलिक्यूल ऑफ गैस और सॉलिड फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। और जब क्या होता है कि वही डिफ्यूज़न जब लिक्विड्स का होता है एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब डिफ्यूज़न होता है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न गैस या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होने वाला मूवमेंट डिफ्यूज़न कहलाता है, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग 3 एग्जाम्पल भी उसका देखे हुए थे कि इसको हम 2 तरह से बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं कि फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो सॉल्वेंट में ये कहाँ से कहाँ होता है, हायर टू लोअर। और अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो उसमें कहाँ से कहाँ होता है, लोअर टू हायर। मतलब जहाँ सॉल्यूट कम है, मतलब जो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है ना, वहाँ से जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है उधर की ओर क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो देखिए मान लो कि ये एक कंटेनर हो गया, इसमें बीच में मान लो ये एसपीएम है, ये बीच में क्या लगा हुआ है, एसपीएम, बीच में ये मान लो कि एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में भी, ये कुछ ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ सॉल्वेंट है, ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट एग्जांपल देखे थे। एक तरफ ज़्यादा सॉल्वेंट रहेगा और एक तरफ कम सॉल्वेंट रहेगा। मान लो दोनों तरफ सॉल्वेंट है, दोनों तरफ सॉल्वेंट है। एक तरफ सॉल्वेंट है, मान लो इधर भी सॉल्वेंट है और इधर भी सॉल्वेंट है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम तो सेम नहीं दिख रहा है, सेम है भी नहीं। मान लो इधर वॉल्यूम है 6 लीटर और इधर वॉल्यूम है 10 लीटर। मान लो ये चैम्बर ए है और दिस इज चैम्बर बी। तो बताओ इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो निश्चित रूप से इसमें तो ऑस्मोसिस होगा। कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी होगा कि बी से ए होगा, ए से बी होगा कि बी से ए, श्योरली बी से ए होगा, क्योंकि बी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ए में कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। बी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए में कंसंट्रेशन जो है वो कम है। यहाँ पर बात है कि आखिर ये ऑस्मोसिस हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस प्रोसेस। तो कॉज ये है क्योंकि इधर सॉल्वेंट कम है, तो इधर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर कम एग्जर्ट हो रहा है, और इधर चूँकि सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो अधिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और चूँकि इधर का प्रेशर ज़्यादा है और इधर का प्रेशर कम है, इसलिए ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रहा है, बी से ए की तरफ ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, बी से ए। क्यों हो रहा है बी से ए, क्योंकि बी में सॉल्वेंट ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होगी। मान लो इस प्रेशर लगा रहा है, अब देखो सॉल्वेंट कम है ना, तो प्रेशर भी कम होगा ये, ठीक है। इसको वाटर पोटेंशियल कहा जाता है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है अभी। तो खैर तो ये तो खैर सीधी बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट कम, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा। सॉल्वेंट कम है तो प्रेशर कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। मान लो इसका प्रेशर 3 पास्कल है और इसका प्रेशर मान लो 10 पास्कल है। इसका कितना है, 3 पास्कल, इसका कितना है, 10 पास्कल। तो क्या होगा, यहाँ पर नेट प्रेशर किधर हुआ, नेट प्रेशर इधर हुआ, कितना, 7 पास्कल। समझ रहे बात ना। मान लो कि ये प्रेशर कितना है, 3 पास्कल और ये प्रेशर कितना है, 10 पास्कल।
तो नेट प्रेशर कितना हुआ, इधर ही हुआ, देखो 10-3 कर देंगे तो नेट प्रेशर कितना हो गया 7 पास्कल। और इस 7 पास्कल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, बी से ए की तरफ हो रहा है, क्योंकि बी में प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है एक पर, ए की तुलना में बी जो है ज़्यादा प्रेशर क्या कर रहा है, एग्जर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो क्या किया जाए कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाए, पिस्टन, और इसको एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू किया जाए। पिस्टन लगा के क्या शुरू किया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर देना। मान लो कि यहाँ प्रेशर दिया जाए 2 पास्कल का। ठीक है, 2 पास्कल का प्रेशर देंगे तो एक बात बताइए, क्या ये ऑस्मोसिस रुकेगा? ऑस्मोसिस नहीं रुकेगा। जवाब सवाल है क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इधर प्रेशर कितना लग रहा है 7 पास्कल और हम कितना प्रेशर दिए हैं 2 पास्कल, तो कैसे रुक सकता है? अभी भी तो नेट प्रेशर 5 पास्कल है। अच्छा, मान लो कि इस प्रेशर को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं और इसको कर दे 7 पास्कल। अब देखो, अब इधर मतलब पहले अगर हम देखें इधर प्रेशर कितना था 3 पास्कल और इधर कितना था 10 पास्कल, तो नेट 7 पास्कल हो रहा था, जिसके कारण डिफ्यूजन हो रहा था, या बोले कि ऑस्मोसिस हो रहा था। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन का एक टाइप ही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऑस्मोसिस होगा, कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू किया गया, और वो प्रेशर मान लो 7 पास्कल है। अब इधर से भी प्रेशर 10 पास्कल और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों मिलाकर इधर से भी कितना हो गया 10 पास्कल। दोनों तरफ प्रेशर सेम हुआ कि नहीं हुआ? प्रेशर सेम है ना। अब दोनों तरफ प्रेशर अगर सेम हो गया, दोनों तरफ प्रेशर अगर सेम हो गया तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो जितना प्रेशर इधर उतना प्रेशर इधर हो गया तो कैसे ऑस्मोसिस होगा? और ये जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया गया विच कैन प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड, देखो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखो साथ साथ इसे। द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, the minimum pressure applied to prevent the process of osmosis is known as osmotic pressure। मतलब कि ऑस्मोसिस के प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जो ऑस्मोसिस को रोक सकता है, उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, वाकिफ हो इससे। लेकिन यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर पाई जो है वो केवल और केवल सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, इसका वैल्यू यहाँ पर नहीं होता। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कहीं पाई लिखा हुआ है तो पाई को हटाकर 3.14 लिख दें या फिर 22/7 कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई केवल सिंबल के लिए। समझ में आया कुछ बात? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है, पाई। ठीक, अब देखो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, ये कंसंट्रेशन के, जो भी कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसंट्रेशन को मान लो C से डिनोट कर रहे हैं
ये बात पता नहीं चाहिए, जब भी कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का, मोलारिटी। अगर ये नहीं दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस किया गया है तो हम क्या समझेंगे कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी है। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखा गया, क्या देखा गया कि जो पाई होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। साथ में ये भी देखा गया कि जो पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मिलाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल CT, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ मान लो कांस्टेंट आ जाता है R, तो ये हो जाता है CRT। इसको आपको रट लेना है कि पाई इजकल टू क्या होता है CRT, पाई इजकल टू CRT, पाई इजकल टू CRT, पाई इजकल टू क्या होता है CRT। जहाँ पर पाई क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, C इज कंसंट्रेशन, R क्या है बोलो, R क्या है, R है गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, गैस कांस्टेंट का 2 वैल्यू होता है, दोनों लिख देते हैं। एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर एक और होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब देखो दोनों को यूज़ करने का अलग अलग जगह है। जैसे कि जहाँ पर ये यूज़ कहाँ करेंगे, ये वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर वर्क या एनर्जी या इससे रिलेटेड कोई चीज़ दिया हुआ हो, मतलब जहाँ ये जूल दिया हुआ हो, बेसिकली जूल दिया हुआ है। और जहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर से देखो, चूँकि यूनिट में है ना, देखो जूल है, तो जहाँ भी जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास में, तो वहाँ पर जो है R का जो वैल्यू होगा वहाँ पर ये रखा जाता है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, देखो इसमें क्या, इसमें लीटर है, एटीएम है। लीटर मतलब क्या होता है वॉल्यूम, एटीएम क्या है प्रेशर। तो जहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर ये वाला वैल्यू 0.0821 वाला यूज़ किया जाता है। बताओ यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है वो यूज़ किया जाएगा, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और T क्या है, T टेम्परेचर है, और आपको हमेशा टेम्परेचर किस में लेना होता है, केल्विन में, ये तो पता ही होगा। क्योंकि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, केल्विन। तो पाई इजकल टू क्या हुआ, पाई इजकल टू हुआ CRT, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज नथिंग बट टेम्परेचर। इतनी बात लिख लिए। क्या क्या लिखना था, देखो ऑस्मोसिस तो कल ही लिख लिए थे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, क्या होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड to prevent the process of osmosis is called osmotic pressure। और osmotic pressure का सिंबल क्या होता है, पाई। और osmotic pressure पाई का एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसे पढ़े ना, जो वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इजकल टू क्या होता है, केबी इंटू एम। जैसे पढ़े डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, केएफ इंटू एम। वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इजकल टू क्या होता है, CRT, पाई इजकल टू
CRT ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर CRT, C क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि मोल पर लीटर, मतलब कि मोलारिटी की बात हो रही है। इतनी बात लिख ली है। चलो अब इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर देखो कुछ हार्ड क्वेश्चन आ नहीं सकता है, सिंपल देखो, पॉलिटिकल बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मान लो दिया हुआ है कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, आता है इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में, 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर तो शायद नहीं होता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। बनाइए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। बन गया? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है? तो सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया है, मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। टेम्परेचर दिया है, आपको क्या निकालना है? पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है? बोलो, पाई इक्वल टू CRT। C मतलब कि कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.2। R क्या है? R है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? 0.0821। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 27 है। केल्विन में बदलने के लिए 27 में 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना ATM आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसका यूनिट क्या होता है? लीटर ATM पर केल्विन पर मोल ना, ATM है तो ATM हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा उतना आंसर आएगा। बस समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, देखो एकदम आसान सा प्रश्न है। तो एक प्रश्न और देते हैं, उसको भी आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले इसको लिख लो, नहीं बनाए तो। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, C दिया है, T दिया है, तुमको बस पाई फाइंड करना है। तो आराम से तुम पाई इक्वल टू CRT कर लो और फाइंड इजीली कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, find the osmotic pressure of a solution in which 20 gram of NaOH is present in 200 ml solvent या 200 ml solution at 27 डिग्री सेल्सियस। बनाइए इसको खुद से। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो अब इसमें आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था? कंसंट्रेशन सीधे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 0.2 मोलर। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा और तब निकलेगा। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है NB/V, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। NB कितना दिया हुआ है? NB क्या होता है? NB होता है WB/MB। ये हो जाएगा WB/MB इंटू V। तो WB मतलब क्या होता है? मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 20 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है? मोलर मास कितना हो जाएगा बोलो? NaOH का निकालना है। सोडियम में कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 40।
तो यहाँ पर कितना हो गया 40 इंटू वॉल्यूम कितना है, बोलो 200 ml है ना। तो ml को चेंज करना पड़ेगा किस में, लीटर में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मतलब 1000 जैसे ऊपर आ गया बोल सकते हैं। अरे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2.5 मोल पर लीटर। वाई मोल पर लीटर, बिकॉज वी नो दैट दिस इज कंसंट्रेशन which is in molarity. And what is the unit of molarity? Unit of molarity is 2.5 mole per liter. Unit of molarity is mole per liter. Unit of molality is mole per kg. Unit of mole fraction is nothing, it is the unitless quantity. Okay, now find osmotic pressure. Osmotic pressure pi means CRT. C means concentration. What is concentration given in the question? We have find the concentration as 2.5. So this is what 2.5. What is value of R? R means gas constant. And what is gas constant? Gas constant is nothing but 0.0821 into what is temperature? Again 27 degrees Celsius. If you will convert 27 degrees Celsius into Kelvin, it will come how much? 300 Kelvin. You know it. 27 plus 273 will be 300 Kelvin. By multiplying it, you can find the answer in ATM. See, it may be in ATM or maybe in bar. Why? Because if R is given as 0.0821 liter bar per Kelvin per mole. So in this case, the osmotic pressure will be in bar. So how will you know that in which unit it is given? You will know it by seeing the simply answer, that in which unit answer is given. If answer is given in ATM, it means unit of R is given as 0.0821 liter bar per Kelvin per mole. While if unit is given in bar, it means it is given in bar. Okay, so by putting this value, you will find the value of osmotic pressure pi. So we have understand the topic osmotic pressure and do certain two questions to understand the formula pi is equal to CRT. Now we will discuss some other topics related to osmosis, like isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution, and endoosmosis, exoosmosis. So these are certain topics which are not given in the NCERT but related to osmosis. So we will discuss about this. So write the topic in your copy: hypertonic, hypertonic, hypotonic, hypotonic and isotonic solution. Isotonic solution. So solution may be of three types depending on the osmotic gradient, depending on the osmotic pressure, or you can say as a osmotic gradient. So hypertonic, hypotonic और isotonic solution क्या होते हैं देखिए. As we know, inside our cell, you know cell is the basic structural and functional unit of the living beings, whether it is plant or animal. So in the living being, cell is the fundamental unit. Okay, and inside the cell there is concentration of 0.9% of NaCl. Inside the cell, NaCl is present. And what is percentage of NaCl present inside the cell? It is 0.9%. Okay, means inside the cell 0.9% NaCl is present. If you will put this cell into a solution, into external medium, external solution, which has a concentration of 0.9%, means if this cell, you will put this cell into a solution which, and this solution also has a concentration of 0.9%, and inside this cell you have put this cell, inside this solution you have put this cell, then what will happen?
Is there concentration difference? No. Inside the cell the concentration is 0.9% and outside the cell it is 0.9%. So there is no any concentration difference. और कुछ की कोई भी concentration difference नहीं है तो क्या यहाँ पर osmosis होगा? नहीं होगा. Because we know that osmotic process or osmosis happens due to pressure and this pressure arises due to concentration difference. And since there is no any concentration difference, so there will no any net higher pressure, both sides the pressure will be same and so osmosis will not occur in this case. So this type of solution is known as isotonic solution. Which type of solution are known as isotonic solution? So you can define it as a way that those solution which have same concentration are known as isotonic solution. वैसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम हो या बोल सकते कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, जिनका क्या सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, वैसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं. ठीक है, तो चाहो तो लिख लो, इसको लिख देते हैं यहाँ पे. दोज सॉल्यूशंस लिखो साथ में इसको, दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम osmotic pressure, which have same osmotic pressure. And what is symbol of osmotic pressure? It is pi. There is no value of pi like 3.1422/7. No, it is just a symbol pi. So वैसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि उसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम होता है. बिकॉज वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज कंसंट्रेशन. दैट्स वाई पाई प्रोपोर्शनल सी, पाई प्रोपोर्शनल टी, एंड वी गॉट फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT वेयर R इज द कांस्टेंट. सो इन दिस सॉल्यूशन concentration is same, and since concentration is same you can call that they have a same osmotic pressure. Now come to the hypertonic and hypotonic solution. मान लीजिए कि यही सेल है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.9%. किस चीज़ का? NaCl का. समझ रहे बात ना? 0.9% का मतलब क्या हुआ कि 100 मान लो कि 100 ml अगर उसके अंदर वॉल्यूम है सेल के अंदर तो NaCl कितना है? 0.9 ml. मतलब कुछ ऐसा ये नहीं होता है परसेंटेज में. तो 0.9% कंसंट्रेशन है सेल के अंदर NaCl का, और इस सेल को ले जाकर रखा गया एक ऐसे सॉल्यूशन में विच हैज अ कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%. मीन्स कि जो बाहरी सॉल्यूशन है, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से. मतलब सेल के अंदर 100 ml में या 100 ग्राम मान लो कि उसके अंदर अमाउंट 100 ग्राम है, वो 100 ग्राम होता नहीं है पता है हमको, लेकिन मान लो समझने में आसानी रहेगा. 100 ग्राम मान लो कि सेल के अंदर अगर अमाउंट है, ठीक है, तो उसमें NaCl कितना ग्राम है? 0.9 ग्राम. अब इसको ऐसे सॉल्यूशन में जाकर रखा गया जहाँ पर 100 ml में जो या 100 ग्राम में जो सॉल्ट है, जो NaCl है, वो 0.9 ग्राम से ज़्यादा है. मतलब मान लो कि 1 ग्राम है या 2 ग्राम है. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के कंसंट्रेशन से. तो अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तब तो निश्चित ही ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि जहाँ भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है. ऑस्मोसिस होता है क्यों? डिफ्यूजन होता है क्यों? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस. कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए होता है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाए, बराबर हो जाए, है ना. तो यहाँ पर चूँकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा. अब बताना ये है कि ऑस्मोसिस जो होगा, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, और यू कैन से दैट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM. ओके, तो यहाँ बताना ये है कि इस कंडीशन में होगा क्या? जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो सेल के अंदर से निकल के बाहर जाएगा या बाहर से सेल के अंदर जाएगा. तो सेल के अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से सेल के अंदर आएगा. तो हम लोग को पता है, कल हम लोग पढ़े थे इस बात को पिछले वीडियो में, कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट.
या फिर लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। पहले वाला को ही देखते हैं, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ कि इन दोनों में से कहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सेल के अंदर कि सेल के बाहर? सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है ये पूछे हैं, सॉल्यूट कहाँ ज़्यादा है ये नहीं पूछे हैं। क्योंकि सॉल्यूट तो हमको पता है कि सेल के बाहर ज़्यादा है, क्योंकि सेल के बाहर कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, मतलब कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है ना। मतलब कि सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। अरे बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, 0.9% ज़्यादा है ना, और सेल के अंदर कितना है, 0.9% ही है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैसे मालूम चला 0.9% होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है NaCl का 0.9% होता है। और उसको जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है। मतलब कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा हुआ, अंदर सॉल्यूट कम हुआ, मतलब कि बाहर सॉल्वेंट कम हुआ, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ, है ना। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ सॉल्वेंट कम, और जहाँ सॉल्यूट कम वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा। तो बताओ ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, सेल से बाहर कि बाहर से सेल? कहाँ से कहाँ होगा, सेल से बाहर होगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सेल के बाहर सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा, इसके बाहर सॉल्वेंट कम, तो यहाँ से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा कि सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा कि फूल जाएगा, क्या होगा बोलो? जब सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। दो चीज़ें और भी होती हैं, एक होता है इंडोऑस्मोसिस, लिख लीजिए इसको भी, एक होता है इंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, हिंदी में बाह्य प्राशन अंतःप्राशन कुछ कहा जाता है, लेकिन होता है इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल के बाहर सेल से जो सॉल्वेंट है वो बाहर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ना बाहर वाला, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के कंसंट्रेशन से, उसी को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो ऐसे समझो, हाइपर, यहाँ समझो, आइसो, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। जहाँ भी आइसो शब्द आ जाए, ISO, आइसो मतलब सेम, ठीक। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, जहाँ भी हाइपर शब्द आ जाए मतलब कुछ ज़्यादा है, जैसे कि जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। या फिर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो जहाँ भी कुछ चीज़ अगर बढ़ गया है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर। और जहाँ भी कुछ चीज़ अगर घट गया है उसको क्या कहते हैं, हाइपो। जैसे कि अगर ब्लड में ग्लूकोज घट जाएगा उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कि घट जाना, और कोई चीज़ बढ़ गया है उसको बोलते हैं हाइपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ है, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है सेल के अंदर की तुलना में, उसके कंपेरिजन में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन है, सेल के अंदर भी तो मीडियम है, उसके अंदर भी तो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। देखो एक तरह का ये कंपैरेटिव टर्म है, समझ रहे, कंपैरेटिव टर्म, कंपैरिजन से मालूम चलेगा। हम किसी भी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं कह सकते हैं, उसके लिए उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा हम लोग एक दो पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल दे देते हैं, ऐसे मान लो कि ये 0.9% ही था, ठीक है, और इसको जब हम इसमें रखे हैं ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पर 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तब इसको क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक कह रहे हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन को जो बाहरी सॉल्यूशन है। और मान लो कि इसी में कोई ऐसा सेल ला कर रखें जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, मान लो कि इसमें 2% कंसंट्रेशन है NaCl का, समझ रहे बात को, 0.9% वाला ये सेल ला कर रखें तो इसके तुलना में बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो बाहर वाला कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, और ये कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। मतलब हम बाहरी सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक। क्यों, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है, कितना है, 0.9% से ज़्यादा है, और सेल के अंदर तो 0.9% ही है,
इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक। अब मान लो कि इसी में अगर लाकर ऐसा सेल कोई रखें जिसका कंसंट्रेशन मान लो कि 2% है, और यहाँ पर मान लो कि बाहर जो कंसंट्रेशन है ये 1% है, मान लो कि पहले भी 1% था, अभी भी 1% है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब जो ये कंसंट्रेशन है वो सेल कंसंट्रेशन से कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि हम कंपेरिजन करना पड़ेगा, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। दो चीज़ें होती हैं ना, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता। मान लो कोई वेट कितना है, मास कितना है, बोले कि 60 kg है, तो 60 kg फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक की हाइपरटोनिक, तो डिपेंड कर रहा है कि हम किससे कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा वाले से करेंगे तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और उससे कम वाले से करेंगे तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देखे हैं, एक देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम हो या जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होते हैं, तो दोज सॉल्यूशंस या दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज मोर देन सेल, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन अदर। चूँकि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, और ये कौन सा कंसंट्रेशन है, मोलारिटी है, मतलब कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में है, सॉल्यूशन में, मतलब जो बाहरी सॉल्यूशन है उसमें, तो इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। और जब किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को ला कर रखेंगे तो सेल में से जो सॉल्वेंट है वो बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर जाने को क्या बोलते हैं, एक्सो, अंदर आने को क्या बोलते हैं, इंडो। तो क्या बोले इसको, एक्सो ऑस्मोसिस। और उसमें सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। समझे बात। तो इसमें क्या लिखोगे, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखो खुद से। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन अदर, लिख सकते एकदम सिंपल सी बात है एक लाइन का। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज या ऑस्मोटिक प्रेशर इज, दोनों सेम बात है, कंसंट्रेशन ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाइपोटोनिक, समझ गए हो गया, इसी के उल्टा है ना। मान लो कि यहीं सेल है, इसको ला कर रखें ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पर कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, मतलब मान लो 0.8% है या कुछ भी है, 0.9% से कम है। अगर उससे कम है तो अब की बार क्या होगा, जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा कि सेल से बाहर आएगा। कहाँ वाटर ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जो है सॉल्यूट कम है, तो जहाँ सॉल्यूट कम वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा, तो बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो क्या होगा, इसमें से वाटर अंदर जाएगा और उसके रिजल्ट में सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और इसको बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन कम है, ये जिसका बोलो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, तीन तरह का सॉल्यूशन पढ़े, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन which have same osmotic pressure, or you can say that which have same concentration. And if I am talking about concentration, then this should be expressed in the terms of molarity. And if it is given that now it is given in the terms of molality or mole fraction or any other unit, then you can submit it. But if it is not given, then you should think about molarity. So those type of solution which have same amount of concentration, or you can say which have same osmotic pressure, are known as isotonic solution. And what will happen if you place any cell inside a isotonic solution? Means what will happen if you place this cell of 0.9% concentration of NaCl into a solution which have concentration of 0.9%? Nothing will happen, because both have same concentration.
and that condition, in that condition this cell is called flaccid cell. You have to not study it. Okay, so isotonic solution are those solution which have same osmotic pressure. Then what is hypertonic solution? That solution which have higher osmotic pressure, or you can say that solution which have higher concentration is known as hypertonic solution. And what happened with the cell in this solution? Cell becomes shrink due to exoosmosis process. What is hypertonic solution? Hypertonic solution are those solution which have lower amount of concentration, or you can say which have lower osmotic pressure. And what happen in this type of solution? Cell swells due to endoosmosis. So you should remember this कि endoosmosis कहाँ होता है? हाइपोटोनिक में, और एक्सोऑस्मोसिस कहाँ होता है? हाइपरटोनिक में। मतलब हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट बाहर आता है, सेल सिकुड़ जाता है। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट अंदर जाता है, सेल फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम रहता है। इतना सब पढ़ लिए, अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। लिखिएगा टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो बेहतर होगा कि चीज़ों को समझ के अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, यही बेहतर होता है। समझ लो और अपने लैंग्वेज में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लिखवाएंगे फिर उसको भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, तो उसको अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम सुने होंगे, अगर ये नाम नहीं सुने होंगे तो ये जरूर सुने होंगे RO, इसी को बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो ऑस्मोसिस समझते, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो व्हाट विल बी रिवर्स ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर होता है, तो इसमें क्या होगा? लोअर टू हायर होगा। अब वो कैसे होगा थोड़ा समझो। मान लो ये एक चैम्बर दिया हुआ है, एक मान लो ऐसे दिया हुआ है यूटेंसिल कंटेनर एक दिया हुआ है, इसमें कि SPM यूज़ किया गया है। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मान लो इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि इधर जो सॉल्वेंट है वो 6 लीटर है, एकदम फर्स्ट एग्जाम्पल जो पढ़े थे वहीं सॉल्वेंट है, दोनों तरफ सॉल्वेंट है। एक तरफ कितना है? 6 लीटर, और एक तरफ मान लीजिए 10 लीटर है। एक तरफ कितना है? 10 लीटर। मान लीजिए ये चैम्बर A है, ये चैम्बर B है, तो बताओ ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा, शुरू से पढ़ रहे हैं, कल भी वीडियो में देखे थे। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा? A से B होगा कि B से A होगा? तो जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से जहाँ सॉल्वेंट कम है उधर की ओर होता है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ है? B में, और सॉल्वेंट कम किधर है? A में। तो कहाँ से कहाँ होगा? B से A की तरफ ऑस्मोसिस होगा। मान लो कि अच्छा क्यों होता है, अभी हम देखें कुछ देर पहले कि क्यों होता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। चूँकि इधर सॉल्वेंट कम है तो इसका जो अप्लाइड प्रेशर है वो कम है, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसका जो अप्लाइड प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो नेट प्रेशर इधर ज़्यादा हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस नेट प्रेशर ऑस्मोसिस अकर्स एंड द पासिंग ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो नेट प्रेशर है वो 7 पास्कल है। मान लो नेट प्रेशर कितना से आ रहा है? 7 पास्कल के कारण जो ऑस्मोसिस है वो हो रहा है और जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल है वो पास हो रहे हैं। अब मान लीजिए क्या करते हैं कि जिधर प्रेशर कम है उधर एक पिस्टन लगा दिया जाए, इसको एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पर क्या किया जाए कि एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू किया जाए। क्या शुरू किया जाए? एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाए 5 पास्कल, क्या ऑस्मोसिस रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि नेट प्रेशर कितना है? 7 पास्कल, हम कितना दे रहे हैं? 5 पास्कल, तो अभी भी नेट प्रेशर कितना रहेगा? 2 पास्कल, जिसके कारण कि ऑस्मोसिस होते रहेगा। अब मान लो कि ये प्रेशर कट जाए 7 पास्कल,
ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 7 पास्कल ही हो जाएगा, अगर प्रेशर सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। एंड दिस प्रेशर इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इधर अगर 7 पास्कल से आ रहा है और हम भी इधर अपोजिट साइड में अगर 7 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तब तो ये प्रोसेस उसमें रुक जाएगा। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पर बात रुका नहीं, अब यहाँ पर प्रेशर को और बढ़ाया गया, मान लो कि बढ़ा कर दिया गया 9 पास्कल। तो अब इसमें होगा कि नहीं? अब इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? अब होगा। लेकिन अब कहाँ से कहाँ होगा? क्या बी से ए होगा? नहीं। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? हायर टू लोअर होता है। तो किधर ज़्यादा है प्रेशर? ए की तरफ से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है ना। इधर 9 पास्कल हो गया, 7 पास्कल ही है, तो 2 पास्कल इधर एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसके कारण यहाँ ऑस्मोसिस शुरू होगा। और ऑस्मोसिस शुरू होगा तो मान लो कि यहाँ पर हम एक लगा दिए कंटेनर, जिसमें कि हम जो भी सॉल्वेंट आएगा उसको कलेक्ट करेंगे। तो ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से दैट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कहाँ से कहाँ हो रहा है? सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। और क्यों हो रहा है? ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स उसी का उल्टा, कि मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल और सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर। व्हाई इट हैपेंस? इट हैपेंस ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। If external pressure is greater than osmotic pressure, then process of osmosis become reverse. The direction of osmosis become reverse, and the process of osmosis starts from the lower concentration to higher concentration of solvent, and this is known as what? This is known as reverse osmosis. So what is its application? इसका यूज़ क्या है? क्यों करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस? तो इसका यूज़ जो होता है वो होता है फॉर डिसैलिनेशन प्रोसेस। किसके लिए होता है? डिसैलिनेशन प्रोसेस के लिए होता है। डिसैलिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सी वाटर होता है, ओशियन में सी में जो वाटर है उसमें क्या होता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो साल्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और उस वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सही नहीं होता है क्योंकि इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो वाटर निकालते हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है, उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 3% या उससे कम होता है। ठीक है, उसमें भी सॉल्ट होता है लेकिन लोअर देन 3%। अगर हम बात करें सी में, तो सी में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो 30 to 35% होता है, 30 से 35%। और कहाँ पर? सी में, सी वाटर में 30 to 35% क्या होता है? सॉल्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ हाइपर लैगून्स होते हैं, बोलते हैं हाइपर लैगून्स। हाइपर लैगून्स क्या होते हैं? तो ये केवल जो है मेल्टेड सॉल्ट है, यहाँ पर 100% सॉल्ट होता है, 100% सॉल्ट, वाटर होता ही नहीं है, केवल साल्ट जो है वही मेल्टेड फॉर्म में होता है। इस मान लो कि इस तरह NaCl को अगर हम रख देंगे टेबल पे या हाथ पे कुछ रख दें तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलेगा। तो वैसे ही जो सॉल्ट है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और ये हाइपर लैगून्स बनते हैं। क्या यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि किसी भी तरह का सेल मेम्ब्रेन हो या कुछ भी हो उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, गला देगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहाँ भी होते हैं। खैर, तो इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ किसके लिए होता है? फॉर डिसैलिनेशन प्रोसेस एंड टू मेक सी वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। मतलब कि सी वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करेंगे? जिधर हमको एक्सटर्नल प्रेशर देना है
उधर हम जो भी सी वाटर है उसको रख देंगे। जो भी सी वाटर है, जो भी मतलब समझो कि जो भी इम्प्योरिटी वाला वाटर है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है, उसको हम क्या करेंगे, रख दिए इस चैम्बर में और वहाँ पर दिए एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये जो वाटर है ये रिवर्स और ये इस एसपीएम के थ्रू जो वाटर है वो इस चैम्बर से जो नेक्स्ट चैम्बर है इसमें आ जाएगा, केवल वाटर आएगा, उसमें जो घुला हुआ इम्प्योरिटी है वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एसपीएम, और एसपीएम केवल किसको अलाउ करता है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो नहीं जा पाएगा, मतलब जो भी उसमें सॉल्ट या इम्प्योरिटी जो भी मिले हुए हैं वह इस एसपीएम से अलग चैम्बर में नहीं जा पाएंगे। केवल क्या गया, केवल H2O गया, उस H2O कलेक्ट कर लिया गया और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए होता है, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सैलिन वाटर टू मेक इट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, और रिवर्स में होता क्या है, लिख लो, नहीं लिखे तो कि लिख लेना, लिखना पॉइंट देके, इफ प्रेशर, वीडियो को पॉज करके लिखना, इफ प्रेशर higher than osmotic pressure is applied, if pressure higher than osmotic pressure is applied, then direction of osmosis gets reverse, then direction of osmosis gets reverse, this is known as reverse osmosis। समझे बात को, मेन चीज़ समझना है, समझे बात को, समझना क्या क्या समझे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों होता है। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पहले लोअर टू हायर हो रहा था, अब हायर टू लोअर हो रहा है अंडर दिस एक्सटर्नल प्रेशर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सैलिन वाटर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज जो जो चीज़ पढ़े उसको नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम लोग एक और इसमें बचा हुआ है ना, रिलेटिव लोडिंग वेव प्रेशर, वो पढ़ेंगे, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में एक दो कुछ और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।